अगला चैप्टर डालो, सेंटर ऑफ मास। पहली हेडिंग भी डालो, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, पहले ये समझो सही से। जैसे कोई भी वस्तु है और वो चल रही है, मैं मान के चलूं वृत्त गति कर रही है कोई भी वस्तु, ठीक है। वृत्त गति करते समय तुम देखते होगे कि जो वस्तु में कोई भी, अगर जिस गाड़ी है, गाड़ी गोल गोल घूम रही है, तो उस गाड़ी को जो चला रहा होगा या जो भी उसमें बैठे होंगे, उसका झुकाव कहाँ की ओर होगा? सेंटर की ओर। कहाँ की ओर? सेंटर। जैसे कभी गाड़ी रोड पे मोड़ पे मुड़ी, तो मुड़ने के टाइम उसका जो झुकाव है वो किधर की ओर हो जाएगा? जिधर गाड़ी मुड़ रही है, ठीक है। तो उसका जो टोटल मास है वो किधर शिफ्ट हो गया? सेंटर की ओर। कहाँ की ओर शिफ्ट हो गया? यानी कि कोई भी चीज है, वस्तु है, अगर वो चल रही है, मान के चलो गोल गोल घूम रही है, तो इसका जो टोटल मास है एक पॉइंट के अबाउट रहता है, ठीक है। अगर रखी हुई है तो कहाँ के अबाउट रहेगा? सेंटर की ओर। ये मुड़ी तो सेंटर से जिधर साइड मुड़ी उस साइड मास शिफ्ट हो गया। आ रही है बात समझ में? तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, कुल मिला के क्या है? ये वस्तु के अंदर ही एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर जो वस्तु है उसका पूरा मास सेंटर में रहता है, यानी कि यहाँ केंद्रित होता है, ठीक है। लिखो इसमें इसकी डेफिनेशन। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जो निकाय के साथ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, निकाय के साथ इस प्रकार गति करता है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज दैट पॉइंट विच मूव्स विद द सिस्टम, इस प्रकार गति करता है जैसे निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान, उसमें एग्जांपल बनाए, जैसे निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान moves with the system such that total mass of entire system is centered on this point and all external forces is act on that point। तुमने कहां तक लिख लिया हिंदी में? तो जैसे निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान, द्रव्यमान इसी बिंदु पर संकेंद्रित हो, इसी बिंदु पर संकेंद्रित हो तथा निकाय पर लगे सभी बाह्य बल, उसी बिंदु पर कार्यरत हैं। निकाय पर लगे बाह्य बल, सभी बाह्य बल उसी बिंदु पर कार्यरत हैं। इंग्लिश में सुनेंगे एक बार। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज दैट पॉइंट विच मूव्स विद द सिस्टम सच दैट टोटल मास ऑफ एंटायर सिस्टम is centered on this point and all external forces is act on that point, ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसी वस्तु है जिसमें कितने बिंदु हैं? दो, और वो चल रही है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये हमें देखना है। अपनी हेडिंग डालेंगे सेंटर ऑफ मास। ये खटपट ज्यादा कर रहे हो तुम, तो मैंने कहा नहीं। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम,
सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। इसमें एक डायग्राम बनेगा, उसे बनाओ जल्दी से। क्या कह रहा है? मैं तो पूछना कह रहा ये कोई बिंदु है ए और ये है बी, ठीक है। यस सर। इसका मूल बिंदु से इसकी दूरी देखेंगे, इसकी हो जाएगी r1 और इसकी देखेंगे, इसकी कितनी हो जाएगी r2। ये हमने लाइन मिलाई। अरे ये यहाँ तक तो कोई समस्या ना है, एक्सिस मान लेंगे, एक्स एक्सिस वाई और जेड। तो इसमें कोई दो बिंदु हैं ए और बी। तो ए की मूल बिंदु ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है r1 और बी की कितनी है r2। ये यानी कि मिलकर कोई एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। इनका हमने माना कि जो सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र, बीच में यहाँ कहीं है। अरे बात आ रही है समझ में? जैसे बॉल है, एक बॉल गोल होती है तो उसमें कई सारे एटम्स है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन सबका जो मास है वो एक सेंटर पे लाई करता है। ऐसे ये कोई वस्तु है, ये कोई दो बिंदु से मिलकर बनी हुई है, तो इसका जो टोटल मास है वो यहाँ कहीं बीच में लाई करेगा। अब इसकी जो दूरी हम मानेंगे वो क्या मानेंगे यहाँ से RCM। CM का मतलब है सेंटर ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान केंद्र। तो मूल बिंदु की द्रव्यमान केंद्र से दूरी कितनी है RCM निकाल लिया हमने, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा मान लिया हमने C। बना जल्दी से। बना दिया सर। एक बार समझा दो दोबारा। अरे ये कोई एक वस्तु है ऐसे मान के चलो, और ये बनी हुई है ए और बी। अब ये हमने कोई सेटअप मान लिया, तो ए की दूरी r1 हो गई, बी की दूरी r2 हो गई। अब ये कोई वस्तु है, इसका पूरा जो सेंटर ऑफ मास है वो हमने यहाँ मान लिया C पे। यस सर। कहाँ मान लिया? अब इसकी जो दूरी मानी, ये कितनी मानी हमने? तो ये RCM निकालनी है हमें, बस ठीक है। यस सर। चले आगे। चलो तो इसमें लिखो पहले। माना कोई निकाय, कंसीडर ए सिस्टम। अरे लिख ले। माना कोई निकाय, कंसीडर ए सिस्टम, दो कणों से मिलकर बना है। कंसीडर ए सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू पार्टिकल्स जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हैं, whose masses is m1 and m2। m1 तथा m2 है, जो बिंदुओं A तथा B पर स्थित है। is situated at point A and B। It is situated at point A and B। अब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इनकी डिस्टेंस कितनी कितनी है? A की r1, B की r2। मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी दूरियां क्रमशः r1 तथा r2 हैं। लिखो जल्दी। दूरियां क्रमशः r1 तथा r2 हैं। लिखो r1 and r2 be the positions of point A and B with respect to origin। अरे नहीं आई बात समझ में? नहीं। A की दूरी मूल बिंदु से कितनी है? सर डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन सर ये तो आगे डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन बताइए। अच्छा ये लिख नहीं पाए तुम? हाँ। मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष
इन कणों की स्थिति R1 तथा R2 है। R1 तथा R2 है। निकाय का द्रव्यमान केंद्र हमने क्या मान लिया? C be the center of mass of the system। निकाय का द्रव्यमान केंद्र C है। C be the center of mass of the system। ना आया ये समझ में? ना लिखा? ना C क्या है? कितनी बार कहूं? C निकाय का द्रव्यमान केंद्र है। और जमाई ले रहा हो, सो रहा होगा था, नींद ना आई? एक घंटा से मुंह बजा रहा हूं और अब पढ़ने को टाइम आया हो। निकाय का द्रव्यमान केंद्र C है और C की स्थिति सदिश कितनी है? RCM। हाँ जी, RCM क्या है? C की स्थिति सदिश लिखो। तथा इसका स्थिति सदिश RCM है। RCM be the position of C। स्थिति RCM है। RCM be the position of C with respect to O। यानी कि O से C की दूरी कितनी है? RCM। अब मुझे ये बताओ, मैं यहाँ से OA वेक्टर कितना लिख सकता हूँ? R1 ना लिख सकता? OB R2 OC है आपका OC R ये निकालना है हमें। बात आ रही है समझ में? अरे एरो लगा दो। क्या निकालना है? हाँ कहाँ है ये बताओ जरा। पहले एरो कह रहा हूं मैं। ये वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो रखते हैं। आ रही है बात समझ में? हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो हम ये मान के चल रहे हैं, इधर देखो सामने ये जो पार्टिकल है ए पे ये आगे चल रहा है कितनी वेलोसिटी से? v1 से। ये b वाला जो पार्टिकल है ये चल रहा है v2 से। दोनों आगे चल रहे हैं तो ये चल रहे हैं, तो इसका मतलब इस पे कोई बल लग रहा होगा। तो वो बल हमने कौन सा मान लिया? इस पे F1 और इसके ऊपर F2। बात आ गई समझ में? अब ये सिस्टम के अंदर चल रहे हैं, ये मैंने पहला सिस्टम मान लिया, ये यानी पार्टिकल है ये। तो अगर सिस्टम के अंदर पार्टिकल है तो ये भी एक दूसरे को अब यानी कि एक बल लगाते हैं। तो ये मैंने माना जो पहला है, पहले पे दूसरा वाला बल कितना लगाएगा? ये पहले पे बल लग रहा है किसके द्वारा? दूसरे के द्वारा। जितना पहले पे दूसरा लगाएगा उतना ही दूसरे पे पहला लगाएगा। तो ये कितना लगा देगा? दूसरे पे पहला लगा देगा F2 न्यूटन के तीसरे नियम से क्या जानते हैं हम? एक्शन एंड रिएक्शन। जितना पहला दूसरे पे लगाएगा उतना ही दूसरा पहले पे लगाएगा। ये बताओ पहले बात समझ में आई? F1 और F2 ये एक सिस्टम में चल रहे हैं, तो ये दोनों पार्टिकल आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? पहला दूसरे पे लगाएगा F12, दूसरा पहले पे लगाएगा F21। न्यूटन के तीसरे नियम से जानते हैं हम ये दोनों आपस में बराबर होंगे और एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत। क्या होंगे? बात आ गई समझ में? ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखो F12 इक्वल टू माइनस F21। अरे इसे लिख सकते हैं? क्लियर है इतनी बात? तो अब इसे मैं इधर प्लस में ले आऊं तो F12 इसे इधर लेकर आएंगे तो प्लस F21। टोटल बल क्या हो जाएगा? इस लगने वाला जीरो हो जाएगा। पहला दूसरे पे लगाएगा, दूसरा पहले पे, कुल मिला के टोटल कितना हो जाएगा? जीरो। इसे क्या बना ले हम? इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, जल्दी लिखो इसे। ये जो फोर्स है ये कौन सा है? ये अंदर वाला है, जो दोनों एटम है वो आपस में लगा रहे हैं, यानी कि ये है कौन सा बल? इंटरनल, अंदर वाला। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये लगा हुआ है इनमें, ये कौन सा है? एक्सटर्नल, बाह्य बल। ठीक है, अब हम ये मान रहे हैं इनके मास कितने माने हमने? जो पहला पार्टिकल है उसका मास m1, दूसरे का m2। बात आ गई समझ में? टोटल मास इनके कितने हुए? पहले का m1, दूसरे का m2। क्लियर इतनी बात? अब हम क्या करें? लिखो इसमें
न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नियम से देखो क्या जानते हैं हम सेकंड लॉ से? संवेग परिवर्तन की दर किसके इक्वल होती है? क्या संवेग परिवर्तन की दर इक्वल टू द्रव्यमान निकाय पे जो टोटल फोर्स लगता है। ठीक है, अगर मैं पहले पार्टिकल की बात करूं और ए वाले की बात करूं मैं, तो ये इस पे मान लेंगे हम संवेग कितना, मोमेंटम p1 कितना मान लेंगे p1। अब इस पे देखो एक तो ये f1 लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है? f1। बात आ रही है समझ में? एक तो इस पे बाहर से लगा कितना f1 और एक इस पे कौन सा लगा f1 दूसरे की वजह से। ये तो बाह्य बल हो गया, ये इंटरनल। बात आ रही है समझ में? पहले पे दो बल लगे, एक बाहर से और एक दूसरे से। अब मैं दूसरे की बात करूं और बी वाले की, तो ये कितना हो जाएगा dp2 ओवर dt। एक तो इसमें ये f2 लगा हुआ है और एक इसमें f21। ये किसकी वजह से? पहले की वजह से। दूसरे पे पहले की वजह से। इसे हम इक्वेशन मान लें 2 और इसे 3। अब हम टोटल संवेग टोटल मोमेंटम देखेंगे। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो देखो ये क्या हो जाएगा dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो f1 प्लस f12 प्लस f2 प्लस f21। इन दोनों का सम कितना हो जाना चाहिए? 0। अरे यहाँ देखो 0। f12 और f21 दोनों का जोड़ कितना? 0। तो यहाँ से dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt इक्वल टू कितना बचा? f1 प्लस f2। क्यों? इन दोनों का सम क्या हो गया? 0। इक्वेशन नंबर हमने 1 यूज कर ली। ठीक है, अब ये जो बल है ये कौन सा बल है? जो हम बाहर से लगा रहे हैं। और ये बात समझ में? अब ये जो टोटल है इसे हम क्या मान लेंगे? F। इसे हमने अपनी तरफ से क्या मान लिया? F। क्योंकि ये जो बल है इसे हम कहां से लगा रहे हैं? बाहर से। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि F इक्वल टू क्या आया? dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt। ठीक है, लिखो इसे जल्दी। अब देखो हम संवेग क्या जानते हैं? कोई भी वस्तु है उसका संवेग p1 क्या होगा? m1 v1 और p2 क्या होगा? m2 v2 हो गए। तो अब हम यहाँ f इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखो d अपॉन dt। ये p1 है, p1 का मतलब m1 v1 प्लस p2 का क्या मतलब है? m2 v2। क्लियर है इतनी बात? इसमें से पूरे में से क्या कॉमन ले लूं मैं? d अपॉन dt और ये बचेगा m1 v1 और ये बचेगा m2 v2। बात हो गई क्लियर? v इक्वल टू क्या होता है? अरे वेग बराबर विस्थापन बटे समय है। अब ये जो मूल बिंदु से विस्थापन था ये कितना? r1। दूसरे का तीसरे का r2। नॉर्मल हम जो b है इसे क्या लिख सके? dr अपॉन dt। अरे यही तो विस्थापन है r। ठीक, तो अब v1 की बात करूं मैं। किसकी बात करूं? v1 की। तो v1 की जगह क्या आ सकता है? अरे dr1 बटे dt आ जाएगा ना, पहले का विस्थापन r1। अब दूसरे की बात बताओ मुझे जरा। d अपॉन dt। ये बात हो गई क्लियर? v1 की जगह dr1 बटे dt और v2 की जगह dr2 बटे dt। ये हो गया f।
अब यहाँ से मुझे ये बताओ F इक्वल टू ये हुआ D अपॉन dt। क्या इसे मैं D अपॉन dt m1 r1 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर। अरे m अंदर लिख लिया, हाँ। m1 r1 प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ? D अपॉन dt r2। अब ये फिर इसमें से दोबारा कॉमन हो गया D अपॉन dt, इसे बाहर ले लेंगे तो ये आएगा भाई ये हो जाएगा साहब d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर dt स्क्वायर, और ये हो जाएगा सर, m1 r1 m1 प्लस m2 r2। इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 4। लिखो इसे जल्दी। इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें आगे लिखेंगे क्या? m1 प्लस m2 से गुणा में भाग करने पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यानी कि जो इसकी RHS है इसमें हम m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। m1 प्लस m2 ये हो गया d2 अपॉन dt स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 ये इतने की ही मल्टीप्लाई कर लेंगे और इतने की ही डिवाइड। देखो m1 प्लस m2 ये आ गया, m1 प्लस m2 ये आ गया। डिवाइड में आ गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इससे कोई इफेक्ट Yes, नहीं sir. पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताओ f इक्वल टू क्या जानते हैं हम? सर ma अबे क्या जानते हैं? ma। और a इक्वल टू वैसे जानते क्या? ये जो f अपॉन d2r अपॉन dt। अरे ये v इक्वल टू क्या जान रहे हैं हम? dr अपॉन dt। इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्सीलरेशन। क्या बन जाएगा? तो ये टोटल, अब ये जो वैल्यू है किसकी है? r की, या r कहें तो RCM। तो ये जो पूरी वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके हम देख रहे हैं किसकी है? RCM। ठीक है, सर यानी कि मैं इसे एक तरीके से ये भी कह सकता हूँ F इक्वल टू m d2r अपॉन dt स्क्वायर। इससे कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं RCM इक्वल टू कितना है? m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। यही वैल्यू हमें निकालनी थी, कितनी आई है निकल के? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। लिखो जल्दी। देखो अब ध्यान से जल्दी, ये जो r है ये कॉमन डिस्टेंस आ गई ओरिजिन से। अब ये अगर हम x एक्सिस से इसकी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस देखें तो जहां भी r है उसकी जगह क्या रख लेंगे? x1, और जहां भी r2 है उसकी जगह x2। r2 की जगह क्या आ जाएगा? x2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही अगर हमें y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस देखनी है तो जहां भी r1 है उसकी जगह सर y1, और जहां भी r2 है उसकी जगह y2 अपॉन m1 प्लस, और ऐसे ही जहां भी यानी कि z एक्सिस से देखनी है तो r1 की जगह z1, r2 की जगह z2 अपॉन m1 प्लस m2। आगे ये बात समझ में? तीनों एक्सिस से डिस्टेंस निकाल ली हमने किसकी? सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, लिखो ये जल्दी। अब ये मान के चलो ये तो हमने दो पार्टिकल के लिए कर लिया। अगर पार्टिकल दो से ज्यादा हो तो क्या करेंगे ये बताओ? ये तो पार्टिकल दो हो गए, दो से ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे? इसी फॉर्मूला को मैं आगे बढ़ाए दे रहा हूँ। अगर दो से ज्यादा पार्टिकल है, फॉर n करे दे रहा हूँ मैं, n पार्टिकल्स, n ये कितने भी हो सके, 3 4 5 10 20, तो ये कैसे निकलेगा? देखो m1 r1 m2 r2, ये जितने भी होंगे सब में मल्टीप्लाई हो जाएगी mn rn की। मतलब समझ गए? 3 है तो m3 r3 आ जाएगी, 4 है तो और आगे m4 r4 तक ऐड करेंगे। ऐसे ही जितने तक भी है आगे ऐड करेंगे, और नीचे क्या ऐड करेंगे हम? इनका m1 प्लस m2 प्लस जितने भी हैं ये mn। ये बात आ गई समझ में? क्लियर है इतनी? अब 1 मिनट इसे जरा और देखो आगे। ये हो गया टोटल। ये जितने भी पार्टिकल हैं, मुझे एक बात बताओ, एक कोई वस्तु है वो 10 पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो उसका जो टोटल हम मास नाप रहे हैं, मान के चलो हम में हूं, मान के चलो मेरा वजन है 70 केजी,
अब मेरे जितने भी पार्ट हैं अलग कर दिए, जहाँ हाथ अलग पैर अलग ये सब, तो उन सब का टोटल जोड़ के तो 70 ही आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, खून निकल जाएगा फिर। हाँ बहुत बढ़िया, क्या सब खून निकल जाएगा, बदतमीज। ये टोटल है तो एटम ही, खून निकाल कर है, खून भी तो उसी में ही डालो। हाँ सर, टोटल ऐड करके 70 आएगा ना। हाँ। ऐसे ही है तो एक ही वस्तु के अणु, हाँ इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा तो टोटल एक वस्तु का द्रव्यमान ही। अब इसका टोटल द्रव्यमान मैंने क्या मान लिया, कैपिटल कैपिटल है, M। ये आएगा m1 प्लस M2 m2 M3 m इसे मैं इधर मल्टीप्लाई में ले आया तो ये हो गया m r c m, क्या हो गया m r c m, और ये कितना है m1 r1 m2 प्लस डॉट 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 कहां तक mn rn। ऐसी कोई सीरीज हो ये जुड़ रही हो तो इसे जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं समेशन। किसका यूज करते हैं, ये समेशन। ये i इक्वल टू कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से कहां तक गया, n तक, तो इसे हम लिख देंगे mi और ri। देखो ये समेशन का मतलब है 1 से लेके n तक जुड़े हुए, 1 से लेके n तक जुड़े हुए। यहाँ पहले i की जगह स्टार्ट करो रखना 1 2 3 कहां तक, n तक। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला आया क्या आया, m r c m इक्वल टू समेशन i टू n m i r i। ठीक है, करो जल्दी से। यही है सर। यहाँ तक हो गया भाई। यस सर। ये m r c m इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू n m i r i। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम बात करें, देखो अगर एक्सिस की बात करनी है तो एक्स एक्सिस के लिए r की जगह क्या रख लेंगे, x। y की बात करें तो y, और z की बात करें तो z। अगली हेडिंग डालो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हिंदी तो है सर। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की गति, मोशन ऑफ द्रव्यमान और केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की गति। मुझे एक बात बताओ, मैंने लिखा है आर सी एम इक्वल टू m1 r1, इसे लिख लेना v नोट एट। हम जानते हैं कि m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 mn rn अपॉन, देखो ये था m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। इसे मैंने क्या लिख लिया था M कैपिटल M। सर। अरे कैपिटल M ही तो लिख लिया था। सर। अब v बराबर क्या बताया था मैंने तुम्हें पहले, dr अपॉन dt। कहीं भी वेलोसिटी निकालनी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट अवकलन, या ये कहें v इक्वल टू सीधा ये याद रखो dr अपॉन dt। हमें v निकालनी है, यानी कि vcm निकालना है। क्या निकालना है, VCM। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d अपॉन dt rc। आगे बात समझ में, rcm की क्या वैल्यू है, d अपॉन dt m1 r1 m2 R2 प्लस डॉट 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 mn rn अपॉन, ये तो मैं कैपिटल M लिख लूं, कोई समस्या, ठीक। अब इसका क्या करेंगे हम, ये तो VCM हो गया। अब VCM इक्वल टू देखो 1 अपॉन कैपिटल M लिख लिया हमने बाहर, इसे लिखेंगे d अपॉन dt m1 r1 m2 mn। ये पहले यहाँ तक बताओ, समझ में आ गया ना, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। वेलोसिटी निकालनी है तो इसका क्या कर देंगे, d अपॉन dt। ये जो भी है नीचे m है, m को कहाँ ले लिया, बाहर में। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद क्या करेंगे बताओ, चलो कॉमन लेंगे। अरे 1 अपॉन m, इसकी d अपॉन dt की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। अच्छा हाँ सर, ये हो गया, इसमें हुई तो m1 बाहर, d r1 अपॉन dt। दूसरे पे आ जाओ, m2 बाहर, d r2 अपॉन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, mn d rn अपॉन, अभी क्या बताइए, dr अपॉन dt v। अरे क्या बताइए अभी, ये v, तो vcm
वी सी M. एम, ये तो हो गया 1/m। M ये क्या हो जाएगा m1 V1 v1, ये क्या हो जाएगा M2 और ये लास्ट में क्या हो जाएगा ये m Vn। vn। ये क्या होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मास। कर लो इसे जल्दी। यस सर। यही हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही क्या निकाल सकते हैं इसका एक बार डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन क्या निकाल लेंगे एक्सीलरेशन। ए त्वरण। ठीक है, इतना ही करेंगे आज।